हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो कक्षा 9 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान के अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित है। इस वीडियो में अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यह वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? प्रश्न दिया गया है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाएगा। इस विधि में क्या किया जाएगा? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को धीरे धीरे गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर इस विलयन में विद्यमान जल वाष्पीकृत हो जाएंगे और अंत में सोडियम क्लोराइड का ठोस अवशेष प्राप्त होगा। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग करना होगा। दिया गया अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। प्रश्न में यह दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है। इस मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे पृथक करेंगे? इसके लिए हमें ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर ये द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब हम मिश्रण को गर्म करते हैं तो मिश्रण में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड गर्मी पाकर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और इस वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो हमें ठोस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न है धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। कार के इंजन ऑयल में धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कैसे पृथक करें? इसके लिए हम जो विधि उपयोग करेंगे वह है छानन विधि। छानन विधि के द्वारा इंजन ऑयल से धातु के छोटे छोटे टुकड़े को अलग किया जा सकता है। दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? उत्तर लिखेंगे अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा दही से मक्खन को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है जल से तेल निकालने के लिए जल और तेल के मिश्रण में से जल और तेल को पृथक्करण करने के लिए हम पृथक्करण कीप का उपयोग करेंगे। इस कीप में क्या है कि जल और तेल के मिश्रण को डाला जाएगा और दोनों के घनत्व अलग अलग होने के कारण दोनों का अलग अलग स्तर बनेगा, अलग अलग परत बनेगा और हम पृथक्करण कीप की नली को खोलकर जल को बाहर निकाल लेंगे और तेल अलग हो जाएगा। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक्करण करने में। उत्तर लिखेंगे छानन विधि द्वारा। छानन विधि के द्वारा चाय से चाय की पत्तियों को पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। इसके लिए हम उपयोग करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा लोहे के पिनों को आसानी से अलग किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाएगा? उत्तर होगा निष्पावन विधि द्वारा। निष्पावन विधि के द्वारा ही भूसे से गेहूं के दाने को अलग किया जा सकता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? उत्तर होगा अपकेंद्रीकरण या वाष्पीकरण विधि द्वारा। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को या तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा या फिर वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जाएगा।
अब अगला प्रश्न है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक्करण करने में किस विधि का उपयोग किया जाएगा? उत्तर होगा क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा विभिन्न रंजकों को आसानी से पृथक्करण किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभ्यास में दिया गया प्रश्न संख्या 2। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले यानी फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। इस प्रश्न में हमें लिखना है कि चाय तैयार करने के लिए किन किन चरणों का प्रयोग किया जाएगा। हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सभी शब्द शामिल हो, जैसे कि विलयन, विलायक, विलेय इत्यादि, जो कि प्रश्न में दिया गया है। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। चाय तैयार करने के विभिन्न चरण। प्रथम चरण, करीब 100 ml जल यानी विलायक को एक बर्तन में लेकर उबालेंगे। चाय तैयार करने के लिए कुछ मात्रा में जल, हम मान लेते हैं 100 मिलीलीटर जल, जो कि एक विलायक के रूप में कार्य करेगा, उससे एक बर्तन में लेकर उबालेंगे। अगले चरण में हम क्या करेंगे? अब इसमें 1 चम्मच चीनी, जो कि विलेय पदार्थ है, दूध और चाय पत्ती डालेंगे। चीनी जल में घुलनशील होती है और एक विलयन बनाती है। अब आता है तीसरा चरण। अब विलयन को छानने से चाय पत्ती अवशेष के रूप में अलग हो जाती है, क्योंकि यह अघुलनशील होता है, जिसका घुलना संभव नहीं, जबकि चाय घुले यानी फिल्ट्रेट के रूप में विलयन में रहती है। चौथा चरण होगा, छानने के बाद इस चाय को पिया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा, जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इस प्रश्न में हमें एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग तापमान पर दिया गया है। अब आइए इस टेबल को देखते हैं जो कि इस प्रश्न में दिया गया है। उसी टेबल के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। प्रज्ञा ने विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता को जांचा, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि। उन्होंने 100 ग्राम जल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोलकर उनकी घुलनशीलता को मापा। सभी प्रकार के पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग तापमान पर क्या होगा, ये इस टेबल में दिया गया है। इस टेबल की मदद से हमें सारे प्रश्नों का जवाब देना है जो इस प्रश्न में पूछा जाएगा। अब आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। प्रश्न में जो पूछा गया है वह पोटेशियम नाइट्रेट से संबंधित है। इसमें हमें यह बताना है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पर हम अधिक से अधिक कितने पोटेशियम नाइट्रेट घोल सकते हैं ताकि हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए। इसके लिए प्रश्न में जो टेबल दिया गया है इस टेबल का हम उपयोग करेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 313 केल्विन पर 62 ग्राम है, अर्थात 100 ग्राम जल में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोलकर हम एक संतृप्त विलयन प्राप्त कर सकते हैं 313 केल्विन पर। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में यह पूछा गया है कि 50 ग्राम जल में, 100 ग्राम नहीं, 50 ग्राम जल में
हम कितने पोटेशियम नाइट्रेट को घोल सकते हैं ताकि हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए 313 केल्विन पर। तो इसका मतलब इसका आधा होगा 62 का आधा यानी 31 ग्राम। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब होगा 31 ग्राम, क्योंकि अगर 100 ग्राम जल होता तो जवाब होता 62 ग्राम, लेकिन 50 ग्राम जल दिया गया है प्रश्न में, इसलिए 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोलकर हम एक संतृप्त विलयन प्राप्त कर सकते हैं 313 केल्विन तापमान पर। अगला प्रश्न है, प्रज्ञात 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, विलयन को ठंडा करने पर इसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा। जब भी हम कोई पदार्थ का विलयन तैयार करते हैं, उस पदार्थ का संतृप्त विलयन तैयार करते हैं और उस विलयन को जब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो चूंकि तापमान कम होने के कारण पदार्थों की घुलनशीलता कम होती है और इसी कम घुलनशीलता के कारण उस पदार्थ की कुछ अंश विलयन से बाहर निकलकर अवक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम प्रश्न सी देखेंगे। प्रश्न सी में पूछा गया है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। अब आइए हम टेबल को देखते हैं जो कि प्रश्न में दिया गया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग तापमान में दी गई है। प्रश्न में जैसा बताया गया है 293 केल्विन तापमान पर, तो आप देख सकते हैं 293 केल्विन तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट की जो घुलनशीलता है वह है 32 ग्राम। सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता 35 ग्राम है और अमोनियम क्लोराइड का है 37 ग्राम। अतः इस प्रश्न का जवाब हम लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 32 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम है। अतः हम लिख सकते हैं इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता सबसे अधिक है। प्रश्न डी पूछा गया है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर होगा, तापमान बढ़ने पर लवण की घुलनशीलता बढ़ जाती है। इस प्रकार सारे प्रश्नों का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। प्रश्न में दिया गया है संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन, सभी की व्याख्या हमें उदाहरण सहित करना है। अब हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे संतृप्त विलयन के बारे में। किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जब भी हम कोई विलयन तैयार करते हैं, हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि जल में चीनी का घोल तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ग्लास में चीनी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं यह घुलते जाता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें चीनी की और अधिक मात्रा नहीं घुली जा सकती है। तो इस प्रकार की जो संतृप्त विलयन हमें प्राप्त होती है जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी पदार्थ की विलयन क्षमता तापमान पर निर्भर करती है। अगला टर्म है शुद्ध पदार्थ। वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उन सभी पदार्थों को ही हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे जिनके प्रत्येक
कण यानी अणु या परमाणु केवल एक ही प्रकार का हो, वैसे पदार्थों को ही शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, चीनी, जल, साधारण नमक इत्यादि। जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसलिए सारे तत्व शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक इसी प्रकार सभी यौगिक जैसे कि साधारण नमक, जल, चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें भी एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, अर्थात तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अगला टर्म है कोलाइड। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतने छोटे होते हैं कि वे पृथक रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड में जो कण होते हैं ये इस प्रकार घुले हुए होते हैं कि इनके कण काफी छोटे होते हैं। ये कण हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड विलयन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जब हम प्रकाश की किरणों को कोलाइड विलयन में से गुजारते हैं तो हम पाते हैं कि कोलाइड विलयन के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइड में प्रकाश का मार्ग आसानी से दिखाई देता है। चूंकि कोलाइड के जो कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इसीलिए कोलाइड में प्रकाश का मार्ग हमें आसानी से दिखाई देते हैं। यह हम दूध या धुआं में देख सकते हैं। जब भी हमारे आमने सामने धुआं होती है तो हम इस धुएं से जैसे ही प्रकाश की किरणों को पार कराते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश की मार्ग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यही स्थिति दूध के साथ भी होती है। प्रश्न में दिया गया अगला टर्म है निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें एक ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित होते हैं। निलंबन में विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि वे माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबन क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें विभिन्न अवयव आपस में मिले हुए होते हैं और इनके कण इतने बड़े होते हैं कि हम नग्न आंखों से आसानी से देख पाते हैं। निलंबन में जो विलेय पदार्थ होते हैं इनके कण वास्तव में घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पानी में मिट्टी का घोल, पेंट आदि निलंबन के उदाहरण हैं। जब हम किसी पानी में मिट्टी घोलते हैं तो इसमें मिट्टी के कण पानी में घुलते नहीं बल्कि पानी में निलंबित रहते हैं। कुछ समय के पश्चात ये मिट्टी के कण तली पर बैठ आते हैं। तो इस प्रकार निलंबन में क्या होता है, इसमें कण घुलते नहीं हैं और यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब अगला है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। प्रश्न में दिया गया है सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय, ये सभी दिए गए हैं। इन सभी पदार्थों में से कौन से पदार्थ समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं और कौन से पदार्थ विषमांगी मिश्रण हैं, ये हमें बताना है। अब इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई रहती है, अर्थात यह एक समांगी मिश्रण है। लकड़ी एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि लकड़ी में विभिन्न अवयव आपस में मिले हुए होते हैं। इसमें अलग अलग तरह के यौगिक आपस में मिले हुए होते हैं जो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बर्फ एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और वह होते हैं जल के कण। वायु विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण है। इसी प्रकार मिट्टी में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसी प्रकार सिरका एक समांगी मिश्रण है और छनी हुई चाय भी एक समांगी मिश्रण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? इस प्रश्न में हमें जवाब लिखना है कि हम कैसे यह सिद्ध करेंगे
कि जो हमें रंगहीन द्रव दिया गया है यह शुद्ध जल है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हम शुद्ध जल को गर्म करेंगे और इसकी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो यह उबलने लगता है, परंतु अशुद्धियां होने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में अगर अशुद्धियां घुली हुई हो तो ऐसी स्थिति में जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर न उबलकर अधिक तापमान पर उबलने लगता है। यदि दिया गया रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगे तो यह शुद्ध जल है। यदि यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या कम तापमान पर उबले तो यह शुद्ध नहीं है। अतः दिए गए रंगहीन द्रव के क्वथनांक का अवलोकन कर यह पता लगाया जा सकता है कि यह द्रव शुद्ध है या नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? इस प्रश्न में हमें कुछ पदार्थ के नाम दिए जाएंगे। हमें बताना है कि इन सभी पदार्थों में से कौन शुद्ध पदार्थ है और कौन अशुद्ध पदार्थ है। प्रश्न में दिया गया है बर्फ, जो कि एक शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार दूध एक अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि दूध में कई सारे अवयव मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, जल, वसा इत्यादि, अर्थात दूध एक अशुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार लोहा एक धातु है जो कि शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है और यह एक शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक यौगिक है और यह भी एक शुद्ध पदार्थ ही है। अगला है पारा, जो कि एक धातु है और यह एक शुद्ध पदार्थ है। ईंट मिट्टी से बनी हुई होती है और मिट्टी में कई सारे अवयव होते हैं, इसीलिए ईंट एक अशुद्ध पदार्थ है। लकड़ी भी एक अशुद्ध पदार्थ है। और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, अर्थात यह एक अशुद्ध पदार्थ है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। दिया गया है मिट्टी। मिट्टी एक विलयन नहीं है। समुद्री जल एक विलयन है। वायु एक विलयन है। कोयला एक विलयन नहीं है। और सोडा जल, जो कि एक विलयन है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुली हुई होती है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन दिया गया है नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है कोलाइडल विलयन, और कोलाइडल विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है दूध, यानी दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। दिया गया है सोडियम, जो कि एक तत्व है। मिट्टी एक मिश्रण है। चीनी का घोल एक मिश्रण है, क्योंकि यह जल और चीनी का मिश्रण है। इसी प्रकार चांदी एक धातु है, अर्थात यह एक तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। टीन एक तत्व है। सिलिकॉन एक तत्व है। कोयला एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। साबुन एक मिश्रण है। मीथेन एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। रक्त एक मिश्रण है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? दिया गया है पौधों में वृद्धि। पौधों के शरीर में असंख्य प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही पौधों में वृद्धि होती है, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन है।
अगला दिया गया है लोहे में जंग लगना, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। खाना पकना, खाना पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि खाना पकने के दौरान खाने के अणुओं में कुछ बदलाव होता है और नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, इसलिए खाना का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, इस क्रिया में क्या होता है, जो खाद्य के अणु होते हैं ये छोटे छोटे सरल अणुओं में खंडित हो जाते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र में होता है, इसलिए भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है जल से बर्फ बनना, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें केवल जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना वास्तव में एक भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं, क्योंकि मोमबत्ती के जलने के दौरान कुछ मात्रा में मोम जल जाता है, जबकि कुछ मात्रा में मोम लगातार पिघलते रहता है, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में भी परिवर्तित होता है और मोम का दहन भी होता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।